हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज है 1 जून। चुनाव खत्म हो चुके हैं सातों चरण के और अब बज रहे हैं शाम के 6। तो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एग्जिट पोल। सभी समाचार जितने भी हैं दोस्तों, सभी समाचार चैनल जो हैं वो भी अपना एग्जिट पोल अब स्टार्ट कर चुके होंगे। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। एनडीए ज्यादा सीटें जीत रहा है या इंडी गठबंधन ज्यादा सीटें जीत रहा है, सरकार किसकी बनने वाली है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को या किस गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरुआत करते हैं हम लोग। और शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एनडीए 25 की 25 सीटें लड़ रहा है। वैसे तो एनडीए 543 में से 540 सीटों पर लड़ रहा है। 3 सीटें जो कि कश्मीर की हैं, सिर्फ वहां पे उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा है। हालांकि वहां पे भी वो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं वहां की लोकल पार्टीज को, नॉट पीडीपी और एनसी, बट जो वहां की और दूसरी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं, बट वो एनडीए में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे टीडीपी 17 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 6 सीटों पर लड़ रही है और जन नायक पार्टी जो कि पवन कल्याण की, जो कि वहां के स्टार हैं फिल्मों के, उनकी पार्टी है, वो लड़ रही है 2 सीटों पर। तो दोस्तों कौन कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वाईएसआरसीपी जो है वो इनके कॉन्टेस्ट में है दोस्तों। कांग्रेस का यहाँ पे क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। 25 सीटों में दोस्तों बीजेपी जीतने जा रही है 4 सीटें, टीडीपी जीतने जा रही है दोस्तों यहाँ पे 13 सीटें और जन नायक पार्टी यहाँ पे यानी कि पवन कल्याण की पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है मात्र 2 सीटें। 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, 2 सीटें जीत रहे हैं। वाईएसआरसीपी की बात करूं दोस्तों तो वो यहाँ पर 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि विधानसभा का चुनाव भी जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रहा है। वाईएसआरसीपी जो है बहुत बुरी तरीके से हार रही है। पिछली बार लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनके लिए और इस बार लैंडस्लाइड उनके लिए डिफीट है। तो दोस्तों ये हाल है आंध्र प्रदेश का। विधानसभा के चुनावों के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी सिर्फ लोकसभा पे कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों नाम आता है अपने अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं दोस्तों। हाँ, मैं आंध्र प्रदेश में बताना भूल गया दोस्तों, कांग्रेस का 0 रहेगा। कांग्रेस वहां से कोई सीट लेकर नहीं जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है अपने 2 सीटें और दोनों पे ही बीजेपी जीत रही है। इसमें ऑलरेडी पहले भी 2019 में बीजेपी के ही कैंडिडेट्स जीते हैं। किरण रिजिजू जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ से लड़ते हैं और वो यहाँ से 2014 से लगातार जीत रहे हैं। तो किरण रिजिजू अरुणाचल आई थिंक वेस्ट की उनकी सीट है, वो जीत रहे हैं। दूसरे पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी अपनी सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है आसाम। अल्फाबेटिकली चल रहा हूँ दोस्तों मैं। तो आसाम में टोटल 14 सीटें हैं दोस्तों। बीजेपी लड़ रही है इसमें से 13 सीटों पर और उसका जो है टाई अप है यहाँ पर, माफ कीजिएगा दोस्तों, बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है 11 सीटों पर। झारखंड में वो सॉरी कम सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी यहाँ पे 11 सीटों पर लड़ रही है। यहाँ पे उसका टाई अप है असम गण परिषद के साथ 2 सीटों पे और यूपीपीएल के साथ 1 सीट पे उसका गठबंधन है। तो यहाँ पे असम में 11 की 11 सीटों पर जो है जीत हो रही है बीजेपी की। इसके अलावा दोस्तों असम गण परिषद 1 सीट पर जीत रही है, 1 सीट पर यूपीपीएल जीत रही है। 1 सीट जो बाकी बची दोस्तों वो जा रही है बजरुद्दीन अजमल को। एआईयूडीएफ उनकी पार्टी है, वो वहीं की पार्टी दोस्तों, असम की मुसलमान इलाके में जो है वो खड़े हुए हैं और वो वहां से जीत रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, बी से स्टार्ट करते हैं अब, और अब बात करते हैं, हालांकि मैं अंडमान निकोबार की भी बात कर सकता, लेकिन अंडमान निकोबार को मैंने जो है यूनियन टेरिटरीज में रखा है, तो इसलिए अंडमान निकोबार की अभी बात नहीं करूंगा। बात करते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, बहुत ही शानदार तरफ से जो है वो लड़ाई हो रही है। लेकिन वहां से तेजस्वी यादव जीतेंगे या वहां से मोदी का चेहरा जीतेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। तो वहां पे दोस्तों बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपी 5 सीटों पर, हम पार्टी यानी कि मांझी की पार्टी जो है वो 1 सीट पर लड़ रही है
और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जो है वो एक सीट पर लड़ रही है। अब दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी अपनी 17 की 17 सीटें जो है वो रिटेन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अपनी 17 की 17 सीटें रिटेन कर रही है। एलजेपी भी अपनी पांचों की पांचों सीटें जो है वो रिटेन कर रही है। अब दिक्कत कहां आ रही है दोस्तों, 5 एलजेपी की, 17 जो है वो बीजेपी की। इसके अलावा दोस्तों जेडीयू जो है वो मात्र 16 में से 10 सीटें ही शायद जीत पाए, इससे ज्यादा वो शायद ना जीत पाए। जीतन राम मांझी का भी दोस्तों बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, मतलब इट इज टू क्लोज टू कॉल कि शायद पता नहीं कौन जीतेगा। जीतन राम मांझी जो है वो हार भी सकते हैं, 1% का दोस्तों वोट स्विंग हो सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों जीतन राम मांझी हो सकता है हार जाए, बट 1% वोट स्विंग में दोस्तों कहना कुछ भी बहुत पॉसिबल आसान नहीं होता। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है दोस्तों वो शायद जीत सकते हैं वहां से भी भोजपुरी के जो है स्टार अपने पवन जी जो है वो वहां से खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। पहले वो बीजेपी की पार्टी में थे, पर जब वो उन्होंने वहां से निश्चय कर लिया कि मैं वहीं से लड़ूंगा, तो उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया, बट वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं अभी ऐसा मानूंगा कि वो जीत रहे हैं। तो दोस्तों तकरीबन बाकी की जो बची सीट है यानी कि 8 सीटें ये आरजेडी और कांग्रेस जीत रही हैं, जिसमें से कि 6 सीटें आरजेडी और 2 सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है। एक हो सकता है दोस्तों कि शायद इनमें से कोई एक सीट जो है वो कांग्रेस ना जीत के सीपीआई या सीपीएल जो है वो जीत जाए। तो ये तो हुई दोस्तों बिहार की बात। बहुत ही अच्छा कंपटीशन हो रहा है दोस्तों, लेकिन तेजस्वी उस तरीके से टक्कर नहीं दे पाए। एक्चुअली क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशन और जो एमआई फैक्टर है ना उनका, वो उनके फेवर में नहीं बैठ रहा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस बार बीजेपी के साथ है। हालांकि नीतीश कुमार को इस बार लॉस हो रहा है, उनकी सिर्फ और सिर्फ 10 ही सीटें आ रही हैं इसमें, हो सकता है 9 ही आए, 9 से 10 सीटों के बीच में आ रहा है उनकी। तकरीबन तकरीबन 6 से 7 सीटें उनकी पार्टी हार रही है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा जहां जहां पे एक्चुअली कॉन्टेस्ट है ना दोस्तों नीतीश कुमार का और आरजेडी का, वहां पे आरजेडी फिर भी जीत रही है, लेकिन जहां पे बीजेपी के साथ कॉन्टेस्ट है वहां पे वो नहीं जीत पा रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं दोस्तों, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है 11 की 11 सीटें जो है बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। बस्तर की सीट भी बीजेपी जीत रही है। तो इसमें तो कोई दोस्तों कॉन्टेस्ट ही नहीं है। वैसे भी महादेव बैटिंग ऐप के चक्कर में और बाकी और जितने एलिगेशंस लगे हुए थे इनके पुराने सीएम के ऊपर, उसकी वजह से जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है। 11 की 11 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोवा की। गोवा की 2 सीटें हैं, और गोवा की दोनों सीटें जो हैं वो दोस्तों बीजेपी जीत रही है, आसानी से जीत रही है। तकरीबन 15% के मार्जिन से गोवा की दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। इसमें डिस्कशन के लिए कुछ है ही नहीं दोस्तों। हालांकि वहां पे भी आप और कांग्रेस मिलके जो है लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां पे दोनों सीटें जीत रही है। अब बात करते हैं दोस्तों गृह नगर, मोदी जी के और अमित शाह के गृह नगर की, मतलब गृह राज्य की, यानी कि गुजरात की। गुजरात में दोस्तों कौन जीत रहा है? गुजरात में जीत रहे हैं अपने बीजेपी वाले, यानी कि 26 की 26 सीटें जो हैं गुजरात में बीजेपी को जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था, क्या वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा में या एमपी में? वो हमें दोस्तों आगे पता चलेगा। बट अभी के हिसाब से उनकी सीट पर या गुजरात में और किसी सीट पर बीजेपी को पुरुषोत्तम रूपाला के जो बयान है, जो उन्होंने राजपूतों तो नहीं, राजाओं के खिलाफ दिया था, उसका उन्हें गुजरात में तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक्चुअली दोस्तों एक और भी रीजन है गुजरात में कोई नुकसान ना होने का, क्योंकि वहां पे अपोजिशन है ही नहीं। कांग्रेस का आपको पता है कितना बुरा हाल हो चुका है, 156 के करीब सीटें जीती थी 192 में से जो है बीजेपी ने। तो कांग्रेस का वहां पे अता पता है ही नहीं।
आप भी वहां से जो है कोई खास काम कर नहीं पा रही है। सूरत में वो जितनी भी थी, थोड़ी बहुत अगर वो थी भी, तो सूरत तो वैसे ही निर्दलीय जीत चुकी है बीजेपी। तो इसीलिए ये तो क्लियर क्लियर है दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन तकरीबन 10 सीटें हैं वहां पे। 10 सीटों में 7 सीटों पर तो बीजेपी जीत रही है, 3 सीटों पर दोस्तों वहां पे फाइट है। किस किस सीट पर फाइट है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। सिरसा से जो है वो कुमारी शैलजा जो है वहां से compete कर रही है कांग्रेस की तरफ से, वो अच्छी फाइट दे रही हैं दोस्तों। वैसे भी वहां पे दलित वोट काफी हैं, तो वो कुमारी शैलजा जो है वो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रही हैं। मेरे हिसाब से जीत रही हैं दोस्तों, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है। जीतेंगी भी तो 15-20 हजार वोटों से ज्यादा से नहीं जीतेंगी। स्विंग भी हो सकता है दोस्तों। हरियाणा में तीनों सीटें ऐसी हैं, सिरसा, हिसार और रोहतक की, जो कि अगर 1-1.5% का स्विंग हुआ बीजेपी के फेवर में, तो बीजेपी दसों की दसों सीटें भी जीत सकती है। तो एक तो मैंने सिरसा की सीट बताई दोस्तों, दूसरी सीट है हिसार की। जयप्रकाश जी बहुत ही पुराने कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के वहां पर, वो भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार ये सीट निकाल कर लेकर जा सकते हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है दोस्तों कि वो ये सीट निकाल कर लेकर जाएं। पर जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा एकदम क्लोज नेक टू नेक फाइट लग रही है दोस्तों। 1-1.5% से ज्यादा का मार्जिन नहीं है भाई। अगर आप देखें कि 18% के करीब जो माफ कीजिए, हर सीट पर अगर हम लोग एवरेज लें 18 लाख वोटर्स की, भाई 97.5 करोड़ वोटर्स हैं और 543 सीट है, तो रफली जो एवरेज आती है 18 लाख की आती है। और हम 65% अगर वोटर्स मान के चलें कि एवरेज वोट किया है हर सीट पर, तो लगभग लगभग आंकड़ा बैठता है 12 लाख का। अब 1% का मतलब हो गया दोस्तों 12,000 वोट। अब 12,000 वोट से अगर कोई जीत रहा, मतलब 1% से जीत रहा है, तो आधा परसेंट स्विंग चाहिए। सिर्फ 6,000 वोटर अगर उसके कट के दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, तो वो बंदा वो सीट हार भी सकता है। तो अगर 1% का स्विंग नहीं, अगर आधे परसेंट का स्विंग भी होता है, तो वो बंदा हार सकता है। तो ये जो तीनों सीटें हैं दोस्तों, ये लगभग लगभग जो भी जीतेगा वो इन्हीं रेंज में जीतेगा, 12 से 25,000 के बीच में जीतेगा। तो ये तो ही दोस्तों हिसार की सीट की बात। और तीसरी सीट है दोस्तों रोहतक की, जिसपे कि लड़ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनके साथ कांग्रेस का कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुमारी शैलजा की बात हो, वो चाहती हैं कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से ना जीते, वो अपने गुट के साथ बिल्कुल भी वहां पर प्रचार नहीं कर रही हैं। चाहे वो जेपी ग्रुप हो, वो भी नहीं चाह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जीते और वहां पे पावर सेंटर 2-2, 3-3 बने। इसीलिए दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा का बहुत, हालांकि वो चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, चुनाव वो जीतने के उनके पूरे चांसेस भी हैं, बट क्योंकि वहां पे कांग्रेस का कैडर इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो वहां से चुनाव ना जीत पाए। इन तीनों सीटों में दोस्तों अगर शक है ना, सबसे ज्यादा शक है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तीनों सीटों में सबसे ज्यादा जो शक है वो इसी सीट पर है, अपना रोहतक की सीट पे हुड्डा जी की। हालांकि चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर देती, छठे चरण में चुनाव हुआ था, तो शॉर्ट शॉर्ट वो 1 लाख से भी जीत सकते थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हरियाणा में 10 सीटें जो हैं, उसमें से 7 बीजेपी जीत रही है और 3 जो है कांग्रेस जीत रही है। झटका जरूर लग रहा है यहाँ पे, हरियाणा में भी झटका लग रहा है। और ये झटका क्यों लग रहा है बीजेपी को? ये झटका लग रहा है अग्निवीर योजना की वजह से। ये अभी तक अग्निवीर योजना को समझा नहीं पाए हैं हरियाणा के लोगों को। हरियाणा के लोगों को अग्निवीर योजना को आराम से बैठ के समझाना पड़ेगा, वरना अभी सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के, वहां पे बीजेपी जो है नहीं आ पाएगी। वहां की विधानसभा में भी बीजेपी का सुपड़ा तो साफ नहीं होगा, लेकिन 25-30 सीटों पर सिमट जाएगी, अगर अग्निवीर के बारे में हरियाणा के लोगों को ढंग से नहीं समझाया गया तो। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हिमाचल की। हिमाचल में 4 सीटें हैं दोस्तों, चारों की चारों सीटों पर जो है बीजेपी आराम से जीत रही है।
यानी कि मंडी से कंगना रनौत जो है वो आराम से जीत रही हैं। लगभग 50,000 से 70,000 वोटों से वो आराम से जीत जाएंगी। तो हिमाचल में दोस्तों कुछ कहने के लिए है नहीं। जेपी नड्डा हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब तो वो हार गई थी, बट लोकसभा में दोस्तों वोट पड़ते हैं मोदी जी के नाम पर। तो हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा भगवामयी हो रहा है, बीजेपी वहां पे जीत रही है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जम्मू की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों को मैंने अलग अलग करके रखा है दोस्तों। जम्मू की 2 सीटें हैं, जम्मू की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है दोस्तों। कश्मीर की 3 सीटें हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। कश्मीर की तीनों सीटों पे ही बीजेपी तो क्या, एनडीए का भी कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पे एनडीए के जीतने का तो मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। तो इसीलिए तीनों सीटें कौन कौन लेके जाएगा, एक एनसी, सॉरी 2 एनसी और एक पीडीपी, यही वहां पे होना है दोस्तों। और लद्दाख की सीट जो है वहां पे बीजेपी लड़ रही है। लद्दाख के लोगों में हालांकि काफी रोष था दोस्तों। वहां पे सोनम वांगचुक जिनके ऊपर की वो 3 इडियट्स नामक पिक्चर भी बनी थी, वो वहां पे तकरीबन 100 दिन के आसपास उन्होंने वहां पे भूख हड़ताल भी करी, हड़ताल पर भी रहे वो वहां पर। काफी लोगों में रोष था, लेकिन आखिरकार जो है मोदी के नाम पर वहां पर वोट पड़ा है और लद्दाख की सीट जो है वो बीजेपी जीत रही है। तो दोस्तों लद्दाख के बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में दोस्तों तकरीबन तकरीबन 14 सीटें हैं, इसमें से 13 सीटें जो हैं वो बीजेपी लड़ रही है। और एक सीट, जैसा कि मैंने गलती से आपको आसाम के टाइम पे बोल दिया था, यहाँ पर जो है वो AJSU है, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है बीजेपी ने। AJSU जो है वो झारखंड की ऑल झारखंड आई थिंक स्टूडेंट्स यूनियन जो है उनकी पार्टी है। वो एक सीट पर लड़ रही है, वो अपनी सीट जो है रिटेन कर जाएंगी। बीजेपी दोस्तों यहाँ पर 12 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब रहेगी। एक सीट सिर्फ जो है दोस्तों सिंह भूमि से जो है, जो कि गीता कोड़ा, पहले पिछली बार भी वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से वो सीट जीती थी सिंह भूमि की, और उसके बाद वो आके बीजेपी में शामिल हो गई थी। इस सीट पर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो है गीता कोड़ा, ये शायद, मैं बार बार शायद कह रहा हूं दोस्तों, कि शायद हार जाए। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसकी वजह से वो ये हार सकती हैं। बट यहाँ पे भी मार्जिन दोस्तों बहुत ही कड़ा है, 1.5 से 2% का मार्जिन रहेगा अगर वो हारती भी हैं। मोदी के नाम पर अगर वोट पड़ता है दोस्तों तो सीट पलट भी सकती है, बट चांसेस बहुत कम है दोस्तों। तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों एनडीए 13, जिसमें से कि 12 बीजेपी और 1 कांग्रेस। इसके अलावा दोस्तों कर लेते हैं हम लोग बात कर्नाटका की। कर्नाटका भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। कर्नाटका में दोस्तों इस वक्त हैं 28 सीटें। 28 में से 25 बीजेपी लड़ी थी, 3 जेडीएस के साथ उसका टाई अप था। जेडीएस की वजह से बीजेपी की काफ़ी जो है वो थू थू हुई है। इसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे बीजेपी कम से कम नहीं तो 5 सीटें हारने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 सीटें हारने जा रही हैं बीजेपी कांग्रेस में। बेल्लारी की सीट भी इसमें शामिल हो सकती है, जहाँ पे कि बीजेपी हार सकती है। 21 सीटें जो है दोस्तों वो बीजेपी जीतेगी और 2 सीटें जेडीएस जीतेगी और 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये कर्नाटका दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, बट ऐसा होता हुआ हमें नहीं लग रहा है। 5 ही सीटों से जो है कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं सारे राज्यों के बारे में इसी वीडियो में बताने लग गया तो आपके लिए भी थोड़ा सा ये बोरिंग हो जाएगा, आपको भी 1 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मैं जो है अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। अभी हमने जो है मोटा मोटा कर्नाटका तक डिस्कस कर लिया है। इसके आगे का डिस्कशन जो है दोस्तों मैं अगले वीडियो में करूँगा। चिंता मत करिए, ये वीडियो आई थी शाम को 6 बजे और वो वीडियो आएगी शाम को 8 बजे। किसी भी और न्यूज़ चैनल को टोटल सीट्स बताने से पहले न्यूज़ टी आपको बता देगा कि
कौन कौन के पास कितनी कितनी सीटें आ रही हैं, किसकी सरकार बन रही है। वैसे ट्रेंड देखकर आपको पता ऑलरेडी चल ही गया होगा दोस्तों कि 400 सीटें बीजेपी एनडीए की आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अभी के लिए दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे दूसरी वीडियो आएगी, वो भी देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।